हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 360 सीआरपीसी 321 अभियोजन का वापस लेना विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जजमेंट के सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी व्यक्ति को अभियोजन का या तो साधारणतः उन बातों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है या वापस लिए जाने पर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जजमेंट सुनाए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो अभियोजन लगाया गया है किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकता है, न्यायालय की सम्मति से ले सकता है, ठीक है। और इसके लिए जाने के लिए क्या होगा, यदि वह आरोप विरचित किए जाने से पहले लिया जा रहा है तो इसका प्रभाव होगा अभियुक्त उन्मोचित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई अभियोजन वापस लिया जा रहा है जो कि आरोप विरचित चार्ज फ्रेमिंग से पहले का है तो अभियुक्त जो है वो उन्मोचित कर दिया जाएगा। और यदि आरोप विरचित किए जाने के पश्चात या जब इस संहिता के द्वारा कोई आरोप ही अपेक्षित नहीं है तब किया जा रहा है, तब ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। यदि चार्ज फ्रेमिंग के बाद में लिया जा रहा है तो या फिर कोई आरोप अभियुक्त पर सिद्ध ही नहीं हो रहे, आरोप अपेक्षित ही नहीं है, तो ऐसे मामले में अभियुक्त दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। आरोप की विरचना से पूर्व किया जा रहा है, चार्ज फ्रेमिंग से पूर्व किया जा रहा है तो प्रभाव होगा डिस्चार्ज, और अगर बाद में किया जा रहा है तो इसका इफेक्ट होगा एक्यूटर। परंतु जहाँ ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है, जहाँ कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो ऐसी किसी लॉ के अंडर आता है जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति का विस्तार है, या किसी अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन किया जा रहा है, या ऐसे अपराध में केंद्र सरकार की कोई संपत्ति का दुर्विनियोग मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसका मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है या उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है, उसको डैमेज किया गया है, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ें उपलब्ध हैं। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है। ये 4 कंडीशन हमें दे दी, जहाँ की ऐसा किसी लॉ के विरुद्ध है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, या फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एक्ट के अधीन चल रहा है, या फिर ऐसी कोई सी प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, जिसका मिस एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन या डैमेज किया गया है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति केंद्र सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या फिर उसका कार्य करना तात्पर्यित है। तो मामले का भार साधक अभियोजक राज्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो जब तक केंद्र सरकार ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दे अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लोक अभियोजक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इस निमित्त अनुज्ञा नहीं देती है अपने मैटर में अभियोजन को वापस लेने की, तब तक वह न्यायालय से अभियोजन को वापस लेने के लिए निवेदन नहीं कर सकता है। और न्यायालय अपनी सम्मति देने से पूर्व अभियोजक को यह निर्देश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे। न्यायालय जो है अपनी कंसेंट देने से पूर्व किसी मैटर पर अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा न्यायालय की कोर्ट की कंसेंट मांगी जाती है तो भी अपनी कंसेंट देने से पूर्व कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये देखेगा कि क्या अभियोजन को वापस लेने की जो अनुज्ञा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, इसका अनुज्ञा पत्र पेश करे। उस अभियोजन को यह निर्देश देगा कि वह उसके समक्ष ये ऐसा अनुज्ञा पत्र पेश करे। परंतु यह कि कोई भी न्यायालय उस बारे में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी अनुज्ञात नहीं करेगा, और न्यायालय साथ में पीड़ित को भी इस बात की सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई वापसी को अनुज्ञात नहीं करेगा। पीड़ित को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। फर्दर दैट नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉवल विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड द विक्टिम इन अ केस, ठीक है, विक्टिम को सुने बिना ऐसा कोई जो निवेदन किया गया है इसे वापस नहीं किया जाएगा।
सेक्शन 361 CRPC 322, जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उसमें क्या प्रक्रिया। तो यदि किसी जिले के किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उसके आधार पर ये उपधारणा की जा सकती है। जिले में कोई मजिस्ट्रेट है, किसी अपराध के जांच या विचारण में जो एविडेंस आए हैं उस पर इस बात की प्रिजम्पशन की जा सकती है कि उसे मामले का विचारण करने के लिए या विचारणा सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला आया है उसे मामले का विचारण करने की, ट्रायल करने का और उसे सुपुर्द करने का, कमिट इट फॉर ट्रायल का ज्यूरिसडिक्शन उसे नहीं है। या फिर मामला ऐसा है जो जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारित या सुपुर्द किया जाना चाहिए। जैसे JM सेकेंड के पास कोई मामला आ गया और उसे लगता है कि JM फर्स्ट के द्वारा इसका विचारण किया जाना चाहिए या इसे सुपुर्द किया जाना चाहिए, या किसी मामले का विचारण जो है वो CJM के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। या तो उसे ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, सेकंड में है कि उसे लगता है कि किसी अदर मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका ट्रायल किया जाना चाहिए या कमिट टू ट्रायल की जानी चाहिए, और थर्ड है कि ऐसा कोई ऑफेंस है जिसकी जो ट्रायल है वो CJM के द्वारा की जानी चाहिए। तो वो क्या करेगा, कार्यवाही को रोक देगा और मामले को ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट सहित जिसमें मामले का स्वरूप स्पष्ट किया गया है CJM को या अधिकारिता रखने वाले ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे भेज देगा। ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसी कार्यवाही को रोक देगा। ऐसी कार्रवाई की संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट को CJM को या फिर किसी अधिकारिता रखने वाले अन्य मजिस्ट्रेट को जिसे कि CJM निर्दिष्ट करे उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा। आगे है इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि यदि वो मजिस्ट्रेट जिसे मामला भेजा गया है ऐसा करने के लिए सशक्त है तो वह उस मामले का विचारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने अधीनस्थ अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है या अभियुक्त को विचारणा सुपुर्द कर सकता है। यदि वह मजिस्ट्रेट जिसे कि कोई मामला भेजा गया है, ठीक है, अगर वह ऐसे मामले का विचारण करने में सशक्त है तो वो उसका स्वयं उसकी ट्रायल कर सकता है। अन्यथा वो क्या करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट को उसे निर्देशित कर देगा। ठीक है, जैसे CJM में वो JM फर्स्ट को दे सकता है, या फिर उसे लगता है कि नहीं इसे तो सेशन को सुपुर्द किया जाना चाहिए तो उसको ट्रायल के लिए अभियुक्त को जो है वो सुपुर्द कर देगा। तो ये है सेक्शन 361, 61 ये सारी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है 362 CRPC 323, प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले तो वो था कि जिन मामलों में मजिस्ट्रेट कार्यवाही नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ जब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तब मजिस्ट्रेट को पता चल रहा है कि भाई ये मामला तो उसके लेवल का नहीं है, उसे इस मामले को सेशन को सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध के जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले, ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है, क्वेश्चन इसी से बनता है, ऑब्जेक्टिव में यही आता है कि निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व या हस्ताक्षर के पश्चात या आरोप विरचना से पूर्व या विरचना के पश्चात। तो निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर उसे लगता है कि मामला ऐसा है कि सेशन के द्वारा उसका विचारण किया जाना चाहिए तो वो क्या करेगा, उसे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय 19 की ऐसे उपबंध सुपुर्दगी को लागू होंगे जो कि सेशन ट्रायल है। तो सेशन ट्रायल के अनुरूप कार्यवाही चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इसी से बनता है कि निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मजिस्ट्रेट जो है वो मामला सेशन को सुपुर्द कर सकता है। आगे है सेक्शन 363 CRPC 324, सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधी के लिए पूर्व में दोषयुक्त व्यक्तियों का विचारण। तो सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध किए गए हैं, इसमें जिन व्यक्तियों को पूर्व दोष सिद्ध किया गया है, ठीक है, प्रीवियसली कन्विक्टेड हैं जो, उनके लिए विचारण। तो जहाँ की कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10-17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा चुका है, उसके पश्चात, ठीक है, दोष सिद्ध किए जा चुकने पर अध्याय के लिए 3 वर्ष या उसकी अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः अभियुक्त है। ठीक है, पहले अपराध में भी 3 इयर्स या उससे अधिक का कारावास था और दूसरे अपराध में भी 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के लिए पुनः वह अभियुक्त है। तो उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष के ऐसा मामला लंबित है समाधान हो जाता है कि यह उपधारणा के लिए आधार है, प्रिजम्पशन के लिए
आधार हैं, ग्राउंड्स हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह उस दशा के सिवाय विचारण के लिए उसे सीजीएम के पास भेज दिया जाएगा, या जहां उसे सेशन को सुपुर्द किया गया है, तो जब मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है, उसकी ये राय है कि यदि अभियुक्त दोष सिद्ध कर दिया गया तो वह स्वयं पर्याप्त दंड का आदेश दे सकता है। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस दशा के सिवाय, उन कंडीशन के सिवाय जहाँ पर कि उसे सीजीएम के पास भेजा जाना चाहिए या फिर उसे स्टेशन को सुपुर्द किया जाना चाहिए, ये दोनों कंडीशन तो अलग हो जाएगी। इसमें तो हायर जो अथॉरिटी है वो देखेगी कि उन्हें मामले में क्या करना है। इनके अलावा अगर मजिस्ट्रेट विचारण कर रहा है, मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए सक्षम है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अभियुक्त को यदि अभियुक्त दोष सिद्ध कर दिया गया है, ठीक है, उसकी ये राय है कि अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है, तो उसे स्वयं पर्याप्त दंड का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट उसे स्वयं पर्याप्त दंड दे सकता है। इसका सेकेंड क्लोज है कि उपधारा 1 के अधीन कोई व्यक्ति विचारण के लिए सीजीएम को भेजा जाता है, ठीक है, जहाँ कोई व्यक्ति विचारण के लिए सीजीएम को भेजा जा रहा है या सेशन को सुपुर्द किया जा रहा है, तब कोई अन्य व्यक्ति जो उस मामले में उसके साथ संयुक्त अभियुक्त है, वह भी वैसे ही सीजीएम को भेजा जाएगा या सुपुर्द किया जाएगा, जब तक कि ऐसे अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 266 या 268 के अधीन उन्मोचित न कर दे। सह अभियुक्त यदि कोई है तो उसे भी उचित प्रकार से सीजीएम के पास या सेशन के पास भेजा जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो है वो उसे सेक्शन 262 या 268 के अधीन डिस्चार्ज न कर दे। तो ये थी अपनी सेक्शंस।